अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी कहा जाता है। तो इसका ये चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो ये आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। तो जब तक हम ये स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझेंगे हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। हमें स्टेटमेंट अच्छे से एनालाइज करनी है, अच्छे से इसको समझना है कि इसमें क्या गिवन डाटा है और क्या चीज़ फाइंड करके दिखाना है। उसके बाद हम इसका जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमें स्टेटमेंट ही अच्छे तरीके से समझ ना आई तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन वाला पार्ट है वो भी हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है और हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है। तो अगर आप देखें ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है इफ़ से। तो अगर कोई स्टेटमेंट्स इफ़ से स्टार्ट हों तो ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है इसकी मैं आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर अली मेहनत करेगा तो वो पास होगा। तो ये जो एक मैंने पूरा सेंटेंस बोला है इसमें जो अगर वाला पार्ट है यानी अगर अली मेहनत करेगा तो आगे वाला पार्ट जो है तो वो पास होगा। इसमें जो अगर अली मेहनत करेगा ये कंडीशन है और जो उसका रिज़ल्ट है वो पास होगा। तो इसी तरीके से ये कंडीशन स्टेटमेंट जो होती हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरी कंडीशन पूरी होगी, यानी अगर अली मेहनत करेगा तो वो पास होगा। इसी तरीके से आपने इसी एग्जांपल को अपने जो है जहन में रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें भी हमें कोई कंडीशन गिवन है, वो फुलफ़िल होगी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो आपको अभी इसी स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ भी जाएगा। तो आइए स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है इफ़ से। If 4 times a whole number subtracted from 3 times the square of the number, मैं अभी यहाँ तक रीड कर रहा हूँ तो इधर यहाँ तक मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। तो लिखा हुआ है कि अगर 4 टाइम्स किया जाए किसका, अ होल नंबर, किसी होल नंबर का। ये होल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम होता है इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, इसकी हमने कुछ डिवीजन की हुई हैं आप कह लें। तो रियल नंबर जो होते हैं वो बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है छोटे नंबर सिस्टम में। उसमें से एक नंबर सिस्टम है जिसका नाम है होल नंबर। जिस तरह आपके पास होते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर, इसी तरीके से एक कैटेगरी, एक डिवीजन का नाम है, एक सेट का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये ऐसा नंबर का सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और आगे फर्दर सो ऑन इस तरह चलता जाता है, यानी 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। तो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको होल नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पे होल नंबर ही से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है इफ़ 4 टाइम्स अ होल नंबर, यानी अगर किसी होल नंबर का 4 टाइम्स किया जाए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स, और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए किस में से, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 3 टाइम्स करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए इसी होल नंबर के 4 टाइम्स से, द रिजल्ट 15 इज़ ऑब्टेन्ड, तो जो आंसर मिलेगा वो 15 मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी नंबर को 4 टाइम्स किया जाए, जो कि होल नंबर है यहाँ पे, और उसको माइनस कर दिया जाए 3 टाइम्स और स्क्वायर करने के बाद इसी 4 टाइम्स वाले नंबर में से, यहाँ तक कंडीशन पूरी हो गई, तो जो जवाब मिलेगा ये इसका रिजल्ट है, द रिजल्ट 15 इज़ ऑब्टेन्ड, तो आपको आंसर 15 मिलेगा। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करके दिखाएं। अब ये जो नंबर जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है ये वो नंबर है जो यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, यानी वो एक होल नंबर है। और होल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और फर्दर आगे कंटिन्यू रहते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, ऐसे सेट को हम बोलते हैं होल नंबर। ये 3 से आगे ऑनवर्ड चलते रहेंगे। तो आपको कंडीशन समझ आ गई होगी यहाँ पे और स्टेटमेंट भी पता चल गई होगी कि हमारे पास एक ऐसे होल नंबर जिसको हमने 4 टाइम्स करना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 टाइम्स और स्क्वायर करने के बाद उसी नंबर से जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 15 मिलेगा। तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जिसपे ये सारी कंडीशन हमने बेसिकली लगानी है। तो ये अभी थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्स लग रही होगी स्टेटमेंट, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें उस नंबर का नहीं पता तो हमने वो नंबर खुद से सपोज कर लेना है। तो आप देख लें मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट सपोज द नंबर इज़ x। हमने खुद से ये जो होल नंबर है इसका नाम रख लिया है x। अब ये कोई भी होल नंबर हो सकता है, अभी हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है x। और याद रखें ये x कोई होल नंबर होगा और ये होल नंबर आगे आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसको W से डिनोट करते हैं और इस सेट में नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं होल नंबर। तो याद रखिएगा ये जो नंबर है x, ये बेसिकली इन होल नंबर में से ही कोई एक नंबर होने
होने वाला है। तो हमने जो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने उसको खुद से सपोज कर लिया है, और वो है यहाँ पे x। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ आप कह लें चीज़ें जो मैं लाजमी पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ यूज़ हुई है जिसको हमने यहाँ पढ़ा था 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। यानी अगर आप इस x का 4 टाइम्स लेना चाहते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा x का। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप 4 टाइम्स करना चाहते हैं उसको आप बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है वर्ड यूज़ हुआ स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर ऑफ द नंबर का क्या मीनिंग होता है? यानी अगर आपको मैं कहूँ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 के ऊपर होल पावर 2 आएगी। अगर मैं बोलूँगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब होगा 3 के ऊपर पावर 2 आएगी। और अगर मैं आपको बोलूँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब होगा x के ऊपर पावर 2 आएगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टू मल्टीप्लाई सम क्वांटिटी बाय इटसेल्फ। अगर आप किसी क्वांटिटी को खुद से ही यानी अपने आप से ही, अगर x को खुद से यानी अपने आप से यानी दोबारा x से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो स्क्वायर कहलाती है। इसलिए हम x मल्टीप्लाई बाय x करें तो x स्क्वायर लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर स्टेटमेंट क्या, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है इससे हमें इक्वेशन क्या जो है हमें बनानी पड़ेगी। तो वो जो इक्वेशन होगी वो कुछ ये होने वाली है। हाँ जी, ये वो इक्वेशन है जो कि मैंने डिड्यूस की है इस स्टेटमेंट से। अब इसको हम समझते हैं। तो आप देखिएगा इस पॉइंटर की तरफ जो है आपने नज़र रखनी है। मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि मैंने चीज़ें किस तरह इस इक्वेशन के अंदर लिखी हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट हो रहा था इफ़ 4 टाइम्स अ होल नंबर। ये जो होल नंबर है ये तो मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है x, और इसका वो कह रहे हैं आपने 4 टाइम्स करना है। तो जब आप x का 4 टाइम्स करेंगे तो वो कहलाएगा 4x। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। अभी आपने ये नहीं सोचना कि किस चीज़ को पहले लिखा हुआ है, किस चीज़ को बाद में लिखा हुआ है। जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपने जस्ट वो देखनी है। मैं आपको खुद बता दूंगा कि किस चीज़ को स्टार्ट में लिखना है, किसको बाद में लिखना है। तो स्टेटमेंट शुरू हो रही थी इफ़ 4 टाइम्स अ होल नंबर। तो होल नंबर का 4 टाइम्स करें। तो देखें ये जो होल नंबर था जो मैंने लेट किया हुआ था x, मैंने इसका 4 टाइम्स कर लिया यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये बन गया 4x। आगे लिखा हुआ था सब्ट्रैक्टेड। तो देखें सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे साइन है 4x के पीछे, ये नज़र आ गया। फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा केस है जिसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो और आपके पास फ्रॉम का जो है वर्ड लिखा हुआ है, तो जो फ्रॉम से आगे वाला पार्ट होता है वो हमेशा इक्वेशन में फर्स्ट में लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है यानी लिखा हुआ है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। और ये चीज़ देखें आपको इस इक्वेशन की स्टार्ट में नज़र आ रही होगी। 3 टाइम्स का मतलब है 3, किसका 3 टाइम्स? स्क्वायर ऑफ अ नंबर का 3 टाइम्स। तो देखिए नंबर क्या था x, और x का स्क्वायर करेंगे तो कहलाएगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर यानी x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का 3 टाइम्स कहलाएगा 3x स्क्वायर। याद रखें, दोबारा बता देता हूँ, 3 टाइम्स का मतलब है आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? द स्क्वायर ऑफ द नंबर को, यानी वो नंबर जो आपने यहाँ पे सपोज किया हुआ है जिसका नाम x है, उसका स्क्वायर करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है x, उसके ऊपर स्क्वायर हुआ है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो जो उसको बना रहा है 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी x। तो ये इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 4x। और मैंने आपको बता दिया है 3x स्क्वायर स्टार्ट में इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये फ्रॉम वाला पार्ट है। जो फ्रॉम वाला पार्ट हो यानी फ्रॉम के आगे मेंशन्ड हो उसको पहले लिखते हैं, और जो इफ़ वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट में नज़र आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट के बाद लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन साइन के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन कैसे आया? क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था द रिजल्ट 15 इज ऑब्टेन्ड। जब आप ये सब करेंगे यानी ये कंडीशन पूरी करेंगे, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15। तो जो आंसर मिलेगा इसका मतलब है आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी इक्वल टू किसके आंसर किसके इक्वल मिलेगा? रिजल्ट 15 इज ऑब्टेन्ड यानी 15 के इक्वल मिलेगा। तो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन जो कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हमने ज़रा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का ये मतलब है आपको यहाँ पे 15 राइट साइड पे नज़र आ रहा है इक्वलिटी के, इसको मैंने यहाँ से उठाकर लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। और जब भी इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई आपके पास क्वांटिटी हो उसको राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो जो उसके पीछे साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। तो 15 यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करूँगा तो ये हो जाएगा -15, कुछ इस तरह।
तो अब आप देख सकते हैं ये वाला 15 जब मैंने लेफ्ट साइड में मूव किया तो ये बन गया -15। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे रिलेटेड मैं चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़ी है वो देख सकते हैं। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो एक मेथड है, उस एक मेथड को मैंने बड़ा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, और वीडियोस उसकी मौजूद है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और उसकी मदद से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये मेथड मैंने समझाया हुआ है। तो अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करना है। तो उस मेथड में सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हो उसके साथ जो लिखा हो, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को हम लास्ट वाले टर्म से, यानी ये -15 जिसमें एक्स ना हो, कोई वेरिएबल ना हो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा उससे हम सारी जो है स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जब आप 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो आपके पास आंसर आएगा -45, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आया हुआ है, और 315 टाइम्स क्या होता है 45 आता है। जब आप ये वाला स्टेप कर लें, अब आपने दो कंडीशन फुलफिल करानी है। आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर यानी -45 है, और अगर उन्हीं 2 नंबर्स को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -4 आए। ये -4 कहाँ से आया? -4 का मतलब होता है मिडिल टर्म, जो x के साथ लिखी हुई है यहाँ पे टर्म, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो उसकी मिडिल टर्म है, ये लिखी हुई है -4। तो इसी वजह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस मिडिल टर्म को बेसिकली ब्रेक कर रहे होते हैं। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से -45 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, जो कि -4 है, या कि -4 है। अब इसको ढूंढने के बहुत से जो है मेथड अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि आप इसको मैन्युअली सॉल्व करें, 45 को 2 पे डिवाइड करके देखें, 3 पे करें, 4 पे करें, और जिस पे डिविजिबल हो रहे हैं उनको आप जो है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मैन्युअली चेक करें और देखें कि कौन से 2 नंबर्स हैं जो ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -45 मिल रहा है, और उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4 मिल रहा है। जो 2 नंबर्स ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे वही इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे। तो मैंने वो नंबर्स बहुत आसान है, मैंने गेस कर ली हैं। तो वो नंबर्स बनते हैं हमारे पास 9, -9 और 5। देखें, अगर हम -9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 5 टाइम्स हो जाएगा 45, और -7 वैसे यानी -45। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं, यानी -9 और 5, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास -45 आ रहा है। और इन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, -9 को और 5 को ऐड करते हैं तो -4 आ रहा है, यानी मिडिल टर्म मिल रही है। तो यही तो कंडीशन थी कि आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -45 मिले, यानी जो ऊपर मैंने लिखा था, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से आपको मिडिल टर्म मिले, यानी -4 मिले। तो यहाँ पे वो -4 मिल रही है। अब आपने याद रखना है ये 2 नंबर जो हैं आपको मिल जाएंगे 9 और 5। इनके वजह साइन की अलॉटमेंट है, यानी साइन जो लगाना है वो आपको खुद से देख के सोच समझ के लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है वो आपको जो भी 2 नंबर मिले उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ भी वही साइन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 के साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी जो 2 नंबर्स आपको मिले उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके साथ वही वाला साइन आएगा जो यहाँ पे गिवन होगा, यानी नेगेटिव साइन यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव साइन। बाकी दूसरे के साथ क्या साइन आना चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे -4 लेके आना है, तो जाहिर बात है -9 में +5 करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 9 में से 5 माइनस करूँगा 4 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का -4 आएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस का साइन यूज़ कर लेता तो कभी भी मुझे -4 ना मिलता। तो अब मुझे ये दोनों नंबर्स मिल गए हैं, एक नंबर है -9 और एक नंबर है +5। अब मैंने इनको लिखना है, इस -4 को स्प्लिट करके लिखना है इन 2 नंबर्स के अंदर, इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने लिख लिया है, जो चीज़ स्टार्ट में होगी 3x² वो वैसे ही यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली है, जो चीज़ एंड पे है -15 वो भी वैसे ही नोट डाउन कर ली है। -4 को स्प्लिट कर लिया है किस में, एक -9 में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -9 में,
और एक +5 में, और ये भी लिखा हुआ है +5 में। और जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि x यूज़ हो रहा है, वही 9 के साथ आया हुआ है और वही 5 के साथ आ रहा है। तो आपने भी जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा उन्हीं वेरिएबल को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। तो अब ये मेरे पास ये इक्वेशन जो है 3 टर्म्स से जो है इंक्रीज़ होकर 4 टर्म्स में जा चुकी है। अब अगला काम है इसमें से कॉमन निकालना। हम इनके पेयर बना लेंगे, यानी ये पहले 2 का पेयर बन जाएगा और ये तीसरी और चौथी टर्म का पेयर बन जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन किस तरीके से हम लेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें ये टर्म किस तरह आई हमारे पास, ये हमने देखनी है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह बनी। आप सबसे पहले इन 2 एक्सप्रेशन को देखें, इसमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें एक तो x कॉमन है, यहाँ पे x² लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंपल x लिखा हुआ है। सिंपल x का मतलब है इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम 1 ट्रीट करेंगे, यानी इसकी पावर 1 है। तो ये 2 चीज़ भी कॉमन आ रही हैं। इसके अलावा 3 और 9 भी कॉमन है। 3 और 9 कॉमन किस तरीके से हैं, कॉमन का मतलब है अगर ये 2 नंबर्स यहाँ पे किसी भी एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हों तो हम इनको कॉमन बोला करेंगे, क्योंकि 3 और 9 दोनों ही डिविजिबल होते हैं 3 पर, या आप कह लें दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, जिसके टेबल पर आते हैं या जिस पर डिवाइड होते हैं, यानी 3 के टेबल पर आते हैं और 3 पर डिवाइड होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर कॉमन भी क्या होगा, 3। याद रखें नंबर के केस में जो कॉमन निकालते हैं हमेशा बड़ा नंबर कॉमन निकालते हैं, और जो लेटर्स के केस में कॉमन निकालना होता है हमेशा छोटी पार के लेटर को कॉमन के तौर पे बाहर लिखते हैं। तो जो चीज़ कॉमन निकालेंगी वो ब्रैकेट्स के बाहर आएगी और जो चीज़ बच जाएगी वो ब्रैकेट्स के इनसाइड यानी ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो 3 और 9 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो 3 है, इसलिए आप देखें यहाँ पे बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी कॉमन आया हुआ है। और x² और x में क्योंकि लेटर है, लेटर के केस में कॉमन उसको निकालते हैं जिसकी पार छोटी हो। तो x² और x में जो सबसे छोटी पार है वो x की है, इसलिए बाहर क्या कॉमन लिखा हुआ है, x। जब हम कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, अब हमने अंदर लिखना है कि अंदर क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है, स्पेयर है। तो 3 तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे 3 तो नहीं आएगा ब्रैकेट के अंदर। x² में से भी एक x बाहर कॉमन आ चुका है, तो 2x थे, x² का मतलब है 2x है, इसमें से एक x बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर सिर्फ एक ही x लिखा जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3x² को डिवाइड कर दें जो चीज़ कॉमन आ रही है 3x पे, तो आप देखेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा और एक x से कैंसिल आउट होगा, तो जो चीज़ बचती है वही ब्रैकेट के इनसाइड हमेशा आ रही होती है। आगे माइनस वैसे ही है, तो 9 के लिए हमें 9 को 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक तरह का आप टेबल पढ़ लें। तो 3 टाइम्स 9 होता है, तो 9 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 3। और ये वाला साथ x नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर कॉमन जा चुका है, एक ही x था यहाँ पे, वही बाहर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा आप 9x को 3x पे डिवाइड करें तो x से कट जाता है, 3 1 टाइम्स 3 टाइम्स 9, तो भी यहाँ पे 3 बचेगा, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। यही प्रोसीजर आगे फॉलो हुआ है। 5 और 15 में x तो कॉमन नहीं है लेकिन 5 कॉमन है, दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो 5 इसलिए बाहर कॉमन है। 5 1 टाइम्स 5 होता है, या आप कह लें कट जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 मेंशन नहीं है, सिर्फ x मेंशनड है। माइनस का साइन वैसे ही है। 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे मेंशनड है 3। ये अब हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर आप कॉमन फाइंड आउट कर लें तो आपके पास कुछ टर्म्स सेम आनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आप देखें x-3 आ रहा है, यहाँ पे भी x-3 आ रहा है, तो जो चीज़ सेम होगी उसको हम एक मरतबा लिख लेंगे और ये जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको कंबाइन करके जोड़ के एक मरतबा लिख लेंगे, कुछ इस तरह। तो देखें जो चीज़ सेम थी x-3 वो यहाँ पे एक मरतबा, और जो चीज़ ये बाहर थी 3x और +5 वो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एक मरतबा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 के इक्वल हैं। जब भी कोई दो टर्म्स या कोई दो क्वांटिटीज़ कह लें मल्टीप्लाई हो रही हों और वो 0 के इक्वल हों, आप उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, यानी 3x + 5 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे और x-3 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, इस तरीके से। तो देखिए मैंने 3x + 5 को और x-3 को अलग अलग रख लिया है 0 के इक्वल। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इनको सोल्यूशन किस तरह होगा। तो सबसे पहले मैंने अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें ये +5 है, अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा यानी राइट साइड पे मूव करूंगा तो ये +5 चेंज हो जाएगा -5 में, तो ये हो जाएगा 0 -5, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है -5, क्योंकि 0 -5 -5 ही होता है। यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। x-3 0 के इक्वल है, यहाँ पे -3 है, जब इस -3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये -3 से क्या बन जाएगा, +3। वो पॉजिटिव आप यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें जिस तरह मैंने नहीं लिखा हुआ तो भी इसका वही मतलब लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन तो मुकम्मल सॉल्व हो चुकी है, ये वाली जिसका आंसर आ चुका है x = 3। इस इक्वेशन में अभी भी गुंजाइश है, इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है।
तो ये जो x इक्वल टू 3 है ये तो हमारे पास फाइनलाइज फॉर्म में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं, यानी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, 3x का मतलब है 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस 3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। यानी वो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था -5 से आके क्या हो गया, डिवाइड। तो इस वाले सोल्यूशन को हम नहीं कंसिडर करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी या जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था उसमें जिक्र किया गया था कि जो आंसर या जो नंबर आपने ढूंढना है वो होल नंबर होगा। तो होल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है, तो हमारे पास जो ये आंसर नेगेटिव वाला आ रहा है, ये वाला x इक्वल टू -5/3, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए हम इस वाले को इग्नोर कर देंगे। तो यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो बेसिकली यही होगा, x इक्वल टू 3। तो जो हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो बनता है x इक्वल टू 3, यानी वो नंबर जिसके बारे में हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसको सेटिस्फाई करने वाला नंबर क्या है, x इक्वल टू 3, और यही हमने फाइंड करके दिखाना था।